हेलो एवरीवन। सो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 अब ओपन हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फेज 2 फिल करना है प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आज आपको दिखाने वाला हूँ। कल सुनील सर ने एक वीडियो अपलोड की थी जहां आपको बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स की एक बहुत प्यारी प्रेफरेंस लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। कैसे उसको पोर्टल पे बनाना है वो सारी बात आज डिस्कस करेंगे और जो मेजर डाउट्स आप लोगों के हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। जब कभी भी फेज 2 स्टार्ट होता है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं बेटा जिनके मार्क्स जो है सीयूटी के अंदर थोड़े से अच्छे आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ मुझे कौन सा कोर्स करना है। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है सीयूटी के अंदर बट मार्क्स थोड़े से फ्लक्चुएट कर जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बताइए कितना जो है मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो डाउट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, डाउट किसका कि सर 2 या 3 कोर्सेज जो है अब मैं डाउट के अंदर हूं कि मुझे 2 या 3 कोर्सेज में से क्या करना है। दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तीसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कि होते हैं भगवान के भरोसे कि भैया कुछ भी मिल जाए सर, बस कॉलेज मिल जाए, किसी भी तरीके से कॉलेज मिल जाए सर, बस मेरा तो बेड़ा पार है। तो मैं तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत तसल्ली से आप लोगों को चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो जनाब, आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो प्रॉपर पूरा 110% क्या है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पे कोई भी मैनुअली कुछ नहीं करता है। आपके मार्क्स जो आप डालते हो उसके आधार पे सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी सिस्टम फेच करके देता है। अब यहाँ पे जो एलोकेशन सिस्टम है, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो कॉलेज आपको देता कैसे, कॉलेज आपको प्रोवाइड कैसे करता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आपसे ये लोग क्या मांगते हैं, आपसे मांगते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर मान लेते हैं किसी बच्चे ने जो है, लेट सपोज कर लेते हैं कि किसी एक कोर्स के लिए उसने जो है वो 30 कॉलेज डाल दिए, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 30 कॉलेजेस की जो है उसने प्रेफरेंस बना ली। अब मान लेते हैं राउंड 1 के अंदर अगर आपने अपना शेड्यूल उठा के देखा है तो राउंड 1 फिर उन्होंने राउंड 2 भी बोला है, और अगर सीट बच गए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो राउंड 3 तक भी ये जाता है। अगर राउंड 2 के अंदर सीट फुल हो जाती है तो राउंड 2 के अंदर ही जो है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाता है। मान लेते हैं राउंड 1 जब आया तो किसी स्टूडेंट को लेट से उसकी प्रेफरेंस का 22nd नंबर का जो कॉलेज है वो क्या हो गया मेरे लाल, वो हो गया है अलॉट। अब ये कॉलेज उसको अलॉट हो गया है राउंड 1 के अंदर। अब राउंड 1 के अंदर वो ये देखेगा सबसे पहले यार ये कॉलेज ठीक है या नहीं है। अगर वो संतुष्ट है, अरे भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया, तो वो क्या करेगा, राउंड 1 के अंदर ही वो क्या कर देगा, इसको फ्रीज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, राउंड 1 के अंदर इसको फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ये मान लेता है कि अब आगे आप राउंड 2 के अंदर जो है वो आगे नहीं बढ़ोगे, आपको ये सीट मिल गई, आप इससे खुश हो। अगर आपको लगता है कि मैं इससे खुश नहीं हूं तो जनाब फिर आप क्या कर देते हो, आप क्लिक कर देते हो किस पर, फ्लोट के ऊपर। किसके ऊपर, आप फ्लोट के ऊपर क्लिक कर देते हो कि मतलब कि मुझे राउंड 2 के अंदर भी जो है खेलना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे क्या है, जब भी राउंड 1 आपका आगे आएगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना है बेटा, इसका ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि वो राउंड 1 के अंदर जो कॉलेज अलॉट होता है ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको इसको एक्सेप्ट भी करना है, प्लस इसकी आपको जो फीस है वो फीस आपको पे भी करनी है। अगर आप इसकी फीस पे नहीं करोगे तो आप राउंड 2 के अंदर नहीं जा पाओगे। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मान लेते ये इस बच्चे को 22nd नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, इसने चुपचाप इसको एक्सेप्ट किया, इसकी फीस जो है वो उसने पे कर दी, लेकिन उसने आगे क्या कर दिया, फ्लोट भी कर दिया कि भाई मैं आगे और राउंड में देखना चाहूंगा। तो आगे जब राउंड 2 होगा ना बेटा इसका, जब आगे इसका यहाँ पे राउंड 2 होगा तो राउंड 2 के अंदर क्या होगा जनाब, जो इसकी फर्स्ट से लेके 21 कॉलेज तक की जो प्रेफरेंस थी ये इसी के अंदर ही खेल पाएगा। इसके आगे के कॉलेजेस जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये माइंडसेट अगर आपका क्लियर है बेटा तो चैट के अंदर ना एक हार्ट का इमोजी आप भेज देना। उसके बाद क्या होगा मुझ तक समझ में आ जाएगा कि इतनी बात आपको जो है वो समझ में आ चुकी है। अब आगे जरा इस माइंडसेट को लेके हम अपने पोर्टल पे चलते हैं। तो करना क्या है जनाब, अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे हमें क्या लिख देना है, du.uod लिख देना भाई। ठीक है, ये लिख दिया। हम इस पे होम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको जरा नीचे आके लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो है एडिटर साहब को मैं बोलूँगा इसको ब्लर कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि किसी की प्राइवेट चीज़ हम नहीं दिखा सकते। ये लॉगिन अपन कर देंगे भाई। लॉगिन अपन ने कर दिया, उसके बाद भाई लॉगिन करने के बाद देखो फेज 2 आप कब फिल कर सकते हो, फेज 2 आप तभी फिल कर सकते हो जब फेज 1 जो है वो आपका क्या होगा, फेज 1 आपका प्रॉपर आपने भरा होगा। फेज 2 पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन नीचे आपको कुछ और दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, प्लीज रिव्यू योर एकेडमिक डिटेल्स। अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है वो हमें
हमें रिव्यू कर लेनी है। ठीक है भाई, तो ये एकेडमिक डिटेल्स जब आप देखोगे तो आपका सारी चीज़ें, आपके मार्क्स वगैरह कितनी सारी क्या चीज़ें हैं वो सब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। मैं हट जाता हूँ ताकि हमारे एडिटर साहब जो सारी चीज़ों को ब्लर कर सके। ठीक है, क्योंकि यार किसी की पर्सनल चीज़ हम नहीं दिखा सकते वो सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे जो है प्रॉपर आपका जो है वो क्या हो जाएगा भाई, आपको चेक कर लेनी। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे कि आपके मार्क्स के अंदर अगर कुछ दिक्कत होती है कि आपको लगता है मैंने गलत भर दिया था तो। ठीक है, अदरवाइज आप आ जाओगे कहाँ पे, बैक टू डैशबोर्ड। बैक टू डैशबोर्ड पे आने के बाद जनाब हमें क्या करना है, हमें आना है यहाँ पे एप्लीकेशन फेज 2। इसको हम स्टार्ट करेंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट मैपिंग वो दिखा रहा है। सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट मैप करने का मतलब क्या होता है उसको जरा समझना पड़ेगा भाई। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्लियर शब्दों के अंदर एक बात बोलती है कि जनाब जो आपने CUET के अंदर सब्जेक्ट्स दिए हैं वही सब्जेक्ट्स क्लास 12 के अंदर पढ़े होने मैंडेटरी हैं। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर इंग्लिश है तो क्लास 12 के अंदर इससे रिलेवेंट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा हुआ है बच्चे ने, भाई बच्चे ने जो है यहाँ पे ये क्या है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो इंग्लिश इलेक्टिव वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद कोई बच्चा कोर भी पढ़ता है, इलेक्टिव भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के लिए बच्चे ने क्या पढ़ा है भाई, उसने अकाउंटेंसी भी पढ़ी है तो अकाउंटेंसी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए उसने क्या पढ़ा है बेटा, कंप्यूटर साइंस के लिए उसने IP पढ़ी है तो IP हम यहाँ पे डाल देंगे। इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए उसने क्या पढ़ा है भाई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, क्लास 12 के अंदर उसने पढ़ा, योगा भी था, पढ़ा उसने आगे बिजनेस स्टडीज भी था, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यही सब्जेक्ट्स उसने जो है अपने CUT के अंदर दिए, तो उसके हिसाब से ही आपको जो मैप करना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जनाब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखना, जिन्होंने यहाँ पे जनरल टेस्ट भी दिया होगा, है ना, जनरल टेस्ट भी दिया होगा। तो सर जनरल टेस्ट हमने क्लास 12 के अंदर थोड़े ना पढ़ा है, तो आप अगर मान लो जनरल टेस्ट है तो आप उस केस के अंदर क्या करोगे बेटा, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, अरे क्लिक हो जा मेरे भाई, उस केस के अंदर आप यहाँ पे जैसे ये आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, तो जनरल टेस्ट के आगे आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी सर ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब उसके बाद नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पे देखो जो BA प्रोग्राम के काफ़ी सारे आपके लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी हल्की फुल्की क्या है, वर्किंग नॉलेज है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज अगर आपको किसी लैंग्वेज की है तो आप उसको येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। ठीक है, किसी बच्चे को जो है वो अरेबिक करनी होती है, तमिल करनी होती है ना, संस्कृत करना होता है, तो अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज से मतलब क्या होता है कि आपने मिनिमम क्लास 8 तक उसको पढ़ा होना चाहिए। 10th में भी जो है कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 12th के अंदर ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको उसकी वर्किंग नॉलेज है तो येस, अदरवाइज नो। तो जैसे इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज है, हाँ जी सर है। उसके बाद हिंदी की वर्किंग नॉलेज है, हाँ जी है। उसके बाद पंजाबी की वर्किंग नॉलेज है, नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद बंगाली की है, नहीं है जी। उर्दू की है, नहीं है जी। संस्कृत की है, संस्कृत की भी नहीं है भाई। ठीक है, सिंधी की है, सिंधी की भी नहीं है भाई। ठीक है, पर्शियन की है, पर्शियन की भी नहीं है बेटा। फिर अराबिक की है, अराबिक की भी नहीं है बेटा। तमिल की है, नहीं है बेटा। तेलुगु की है, नहीं है बेटा। फ्रेंच की है, नहीं है बेटा। ठीक है, इस तरीके से जिसकी हो उसकी कर देना, जिसकी नहीं हो वो मत करना। ठीक है भाई, चलो जी, तो ये हमारा एक चीज़ ये आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान समझना बेटा, काफ़ी सारे BA प्रोग्राम के ना ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके अंदर जो है मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये कोर्स हो गया, BA प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं, उसके लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी क्लास 12 के अंदर तो आप इसको क्या कर दोगे, येस कर दोगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। तो बच्चे ने तो मैथ्स नहीं पढ़ी है तो मैं क्या कर दूंगा, ऑटोमेटिकली इसको नो कर दूंगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है बेटा स्मार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो उसके पास मैथ्स होती तो मैथ्स से रिलेवेंट भी उसके पास जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं ना वो ऑटोमेटिकली इसके पोर्टल के अंदर आ जाते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैथ्स नहीं है तो वो उसके हिसाब से सारे कॉम्बिनेशन इसको बच्चे को जो है शो करेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं जरा यहाँ पे। अब इन सबको जो हमें चेक कर लेना है कि हाँ जी ये सारी बातें मुझे जो समझ में आती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन ने सही दी है। ठीक है मेरे लाल, अब उसके बाद अपन आ जाएंगे यहाँ पे सेव एंड कॉन्टिन्यू। ठीक है, सेव एंड कॉन्टिन्यू करने के बाद हमें जो है आपकी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आ गई। अब देखो भाई, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब जो है ये सब वापस से आ रहा है और ये कह रहा है कि हाँ भाई प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे आप चले जा सकते हो आगे। ठीक है भाई, हम प्रोसीड कर देंगे इसको। ठीक है भाई, प्रोसीड हमने कर दिया तो यहाँ पे जो है उसकी प्रॉपर पूरी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, सारी चीज़ों की जो है डिटेल्स आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो है वो मार्क्स भी प्रॉपर शो कर देता है कि आपके जो है वो CUT के अंदर जो है वो कितना स्कोर जो है सब्जेक्ट के अंदर आपका आया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद ये नीचे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे प्रॉपर आपके जो सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप एलिजिबल हो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बच्चा जो है ना, देखो रे इतने सारे कोर्सेज के अंदर ये जितने भी कोर्सेज चलते जा रहे हैं, इन सब के अंदर ये बच्चा एलिजिबल है। तो क्या सर मैं सारे फिल कर सकता हूँ? द आंसर इज यस,
कर सकते हो। और जो मेरी तीसरी कैटेगरी के बच्चे थे ना, जो कि बिल्कुल ही भगवान भरोसे थे कि भैया कुछ भी मिल जाए, कॉलेज जाना है बस, तो वो भाई एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो, ये भी भर दो। अब मैं उसी बात पे आपकी आता हूँ। तो ये सारी जो है प्रॉपर आपके जो है वो कोर्सेज की एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई कि हाँ भाई ये सारे जो है इन कोर्सेज के अंदर आपका जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, जरा आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। ठीक है, ये प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन के अंदर चलते हैं भाई। अब यहाँ पे जरा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सर्च फिल्टर है ना, ये बड़ी मक्खन चीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे जैसे कि बच्चों मान लो बच्चा चाहता है, वो कोर्स वाइज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाह रहा है कि भाई मैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर देखूँ जरा, मैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या एलिजिबल हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, वो सारी बात। तो पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट किया, अप्लाई फिल्टर करने के बाद ये देख रहे हो इन सारे कॉलेज के जो बीकॉम ऑनर्स है यहाँ पे ये एलिजिबल है। ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के अंदर एलिजिबल है। अगर यहाँ पे ये बीकॉम ऑनर्स लिखा हुआ आ रहा है ना, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे अब जैसे कि प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर वो चाहता है कि भाई सबसे पहले मुझे एसआरसीसी जो है वो ऊपर रखना है, तो जरा एसआरसीसी को जरा यहाँ पे लेके चलते हैं भाई। एसआरसीसी ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको डालते हैं। देखो मैं पर्सनली हमेशा एक चीज़, ये टॉप और बॉटम को नहीं रखता, मैं जाता हूँ इस हिसाब से कि भाई ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये कॉलेज जो है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट पे पहले नंबर पे आ जाए। तो ये पहले नंबर पे आ गया। अब उसके बाद मान लो बच्चा ये चाहता है कि मेरा सेकंड नंबर पे जो है वो लेट्स से हंसराज कॉलेज आ जाए, फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, तो मैं इसको प्रेफरेंस नंबर पे यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 2 डाल दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली 2 नंबर पे चला गया। ठीक है, अब मान लो बच्चे को ये लगता है कि नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं ना केशव को फर्स्ट नंबर पे रख देता हूँ, तो वो पता है क्या करेगा, यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस में इसको जो है वो फर्स्ट नंबर पे डाल देगा। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो अब क्या हुआ कि केशव महाविद्यालय ऊपर आ गया, श्रीराम ऑटोमेटिकली 2 पे चला गया और हंसराज जो है 3rd नंबर पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो आपको जो है सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं बेटा, वो है ये सेव का बटन। ठीक है, ये सेव का जो बटन है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सेव के बटन पे क्लिक नहीं किया ना, तो अगर ये जैसे भाई मान लो अभी तो हमारे पास दिन है 11 तारीख तक का हमारे पास टाइम है, आपने कुछ कॉलेजेस आज सेलेक्ट कर लिए, कुछ कॉलेजेस कल सेलेक्ट करने बैठ गए, फिर आपको तीसरे दिन याद आता है कि नहीं नहीं यार इसको 3rd नंबर पर डालता हूँ, इस कॉलेज को जो है लास्ट में डाल देता हूँ। अगर आपने सेव नहीं किया ना, तो अगले दिन ये क्या होगा, वापस से 0 हो जाएगा सारा, अगर सेव नहीं करोगे तो। इस बात का आपको बिल्कुल खास ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करते रहना। अब देखो भाई, जो मेरे पहली कैटेगरी के बच्चे थे, जिसके मार्क्स भी अच्छे हैं, जिसको ये भी पता है मुझे किस कॉलेज के अंदर जाना है, अपना बढ़िया से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के जो मेरे बच्चे थे, जो कि कंफ्यूज थे कि सर 2-3 कोर्सेज मेरे हो गए हैं, मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, मेरे 2-3 कोर्सेज हो गए हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ जो सलाह देता हूँ वो क्या होता है कि भाई देखो, मैं हमेशा से आप लोगों को क्या बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है वो कहाँ से पढ़ना शुरू करता है चीज़ों को, वो प्रेफरेंस में टॉप से लेके बॉटम तक पढ़ना शुरू करता है, इस तरीके से हमेशा से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप जो है ना वो टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ हर बच्चा जो है वो टॉप कॉलेज को ऊपर रखे, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगर आपने एसआरसीसी लेट्स से मान लो, एसआरसीसी आपने बहुत नीचे 28 नंबर पे लेट्स से एसआरसीसी रख दिया, ठीक है, यहाँ पे, और आपको जो है पहले ही राउंड के अंदर कोई ऊपर का कॉलेज अलॉट हो गया, तो ये तो सपना वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका, समझ लो। तो इसलिए जो है वो टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखो, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपके मार्क्स हैं और अगर सीट वहाँ पे वैकेंट है, आपको डेफिनेटली जो है एडमिशन मिलता है वहाँ पे। समझ रहे हो इस बात को समझ रहे हो? तो ये हमारे सेकंड कैटेगरी के बच्चे हो गए। तो फर्स्ट हमारे कैटेगरी के जो बच्चे हो गए वो अपना तसल्ली से वो प्रॉपर बनाएंगे भाई, प्रेफरेंस लिस्ट अपना नंबर वगैरह देख के प्रॉपर बनाएंगे। देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी की तरह ही बनाना। और जो मेरे थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं ना, कि भाई सर किसी भी तरीके से एडमिशन हो जाए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि भाई 2-3 कोर्सेज निकाल के रखना, जो आपको लगता है कि हाँ चलिए ठीक ठाक कोर्सेज हैं, अपन बढ़िया तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये सारे ही बच्चे ध्यान से समझ लेना, अब सारे बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर क्या होता है कि भाई जैसे कि अगर आपने कुछ भी कॉलेज नहीं डाला है ना, यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं डाला और आपने अप्लाई फिल्टर कर दिया, तो ये सारे लेट्स मान लो सारे कोर्सेज के वो कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो। चुपचाप बस आप पता है क्या करते रहना, इसको ऐड टू बॉटम, 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 ऐड टू बॉटम। क्यों कह रहा हूं करने को? इसलिए कह रहा हूं कि पहले राउंड के अंदर कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। मेरे वो वाले बच्चे जो कि थर्ड कैटेगरी के अंदर है, कुछ तो मिलेगा, इसलिए जो है वो भर देना, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसके बाद सेव चेंजेस जरूर कर देना मेरे लाल, सेव चेंजेस यहाँ पे जो है जरूर कर देना। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे किसी को रिमूव करना है, तो भाई यहाँ से जो है इस तरीके से आप इनको रिमूव भी कर सकते हो।
ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर पूरी बहुत कायदे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अब यहाँ पे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर मैं कॉलेज को महत्व दूं या मैं कोर्स को महत्व दूं। तो भाई देखो इसमें भी ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अब जैसे पहली कैटेगरी का जो मेरा बच्चा है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, पहली कैटेगरी का मेरा बच्चा है, इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसको पता है कि भाई मुझे क्या करना है, इसने मेहनत की, इसके मार्क्स वगैरह सब कुछ बढ़िया आ गया, तो इसको भाई ये ऑब्वियस सी बात है कोर्स को महत्व देगा बढ़िया तरीके से। अब थर्ड कैटेगरी के अंदर मेरा जो बच्चा है वो जिसके मार्क्स बिल्कुल नहीं आए हैं, तो भाई यहाँ पे अगर आपको मान लो बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स लेट्स से आपको तीसरी कैटेगरी वाला जो मेरा बच्चा है बीकॉम ऑनर्स मान लेते हैं, लेट्स से मैं किसी कॉलेज को मतलब खराब नहीं कहूँगा, लेट्स से मान लेते हैं श्यामलाल के अंदर मिल रही है, श्यामलाल के अंदर आपको बीकॉम ऑनर्स मिल रही है, ठीक है, उससे मच बेटर है कि अगर आपको हंसराज के अंदर बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए तो हंसराज के अंदर आ जाओ, रामजस के अंदर बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए। तो ये थोड़ा सा जो है दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो। और सर ये कैसे पता चले कौन सा कॉलेज अच्छा हमारा, कौन सा कॉलेज बेकार है? तो कल ही सुनील सर ने जो आपको लोगों को प्रेफरेंसेस दिए ना, उसके अंदर टॉप से लेके बॉटम तक कॉलेज जो है वो लगाए हुए हैं, वो बहुत अच्छे रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, कॉलेज में जाके जो एक्सपोजर आपको मिलता है उसके हिसाब से, वो बहुत तरीके से हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने वो कॉलेज जो अरेंज करके रखे हुए हैं। तो उन कॉलेज को ध्यान रख के आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत कायदे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को वर्किंग जो है इसकी समझा दी है। अब मैं कुछ मेजर डाउट्स जो आप लोगों के थे ना बेटा, वो कुछ मेजर डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है, दीपाक्षी राणा जी ने पूछा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीज एंड अपग्रेड इन योर नेक्स्ट वीडियो। तो देखो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फ्रीज और ये जो अपग्रेड है, फ्रीज या फ्लोट कह लो या फिर आप इसको इसी बटन को आप अपग्रेड भी कहते हो, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है समझाई दी। काफी सारे आंसर्स तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि जनाब अब इस कॉलेज को और सीट को मुझे पसंद आ गई, मैं और आगे राउंड के अंदर नहीं खेलना चाहता। फ्लोट का मतलब होता है कि मैं आगे खेलना चाहता हूँ, मैं और आगे जो है राउंड को अंदर देखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों ही राउंड के अंदर फ्रीज या फ्लोट करने से पहले आपको जो भी कॉलेज राउंड 1 के अंदर मिलेगा एक्सेप्ट करना है, फीस जरूर पे करनी है, तभी आपके पास फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देन उसके बाद और वह नमन, अच्छा नमन जी ये क्या कह रहे हैं, सर एक ऐसा कॉलेज बताओ जो सीए के साथ कर सके और सीए के साथ वो पॉसिबल हो। भाई देखो आप लोगों को मार्केट के अंदर ना बहुत लोग बहुत सी बातें बोलते हैं कि रेगुलर कॉलेज के साथ जो है सीए जो है वो नहीं होता है, बड़ा ये होता है वो होता है। एक बार आप एसआरसीसी के अंदर जाके देखना या टॉप कॉलेज के अंदर ना एक बार आप लोग जाके देखना, आप वहाँ पे देखो कि बच्चे एक्चुअल में कर ही यही रहे हैं। वो भी बच्चे जो अपना प्रॉपर रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं, उसके साथ साथ अपना सीए जो है वो मैनेज कर रहे हैं। होता क्या है कि जब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का टैग आपके साथ होता है ना, तो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ चलता है बेटा, समझ रहे हो। रेगुलर पढ़ाई जब आप करते हो तो ना चाहते हुए भी थोड़ी सी प्रेफरेंस आपको महत्व थोड़ा सा दिया जाता है कंपनीज के अंदर। तो ये बात आपको खास ख्याल रखनी होगी और चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे करते ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, बच्चे करते हैं। तो सबका दिमाग जो ऑलमोस्ट सेम ही होता है बेटा, बस वही है कि हम लगाते किस डायरेक्शन के अंदर है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो आराम से हो जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, बट काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बच्चे बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो सरगुन कौर पूछ रहे हैं, सर सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस का बता दो कि स्कोर पे क्या कॉलेज एक्सपेक्ट करे, स्पॉट राउंड तक भी कितना स्कोर आ सकता है। देखो भाई सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जो आप ये कहते हो ना, मैंने काफ़ी सारे जो डाउट्स हमारी इस वाली वीडियो के अंदर देखे, सुनील सर वाली वीडियो के अंदर जो मैंने देखे, वो काफ़ी सारे डाउट्स ये थे कि सर मेरे 750 मार्क्स से कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर मेरे 650 मार्क्स से कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर मेरे 900 मार्क्स से कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये सवाल ही गलत है। इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो मेरे बच्चे। देखो लास्ट ईयर बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो अलग थी, ठीक है, इस बार बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी अलग है, ठीक है। इस बार बच्चों ने थोड़ा सा अच्छा स्कोर किया है, तो कंपैरेटिवली कट ऑफ थोड़ी सी हाई आप लोगों की जा सकती है, ठीक है। तो ये कह देना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा ये किसी के हाथ में नहीं होता, समझ रहे हो। और जो कह रहा है कॉलेज प्रेडिक्टर, ये लो आज आपको कॉलेज प्रेडिक्टर देना है, सब बकवास की बात है भाई। कुछ कॉलेज प्रेडिक्टर ये वो कुछ नहीं, आप जो है वो 1500 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कॉलेज प्रेडिक्शन के नाम पे। कुछ कॉलेज प्रेडिक्शन नहीं है भैया, हर साल डेटा बिल्कुल चेंज होता है, तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत है,
समझ रहे हो। आप बस प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बहुत अच्छे से बनाइए, बहुत प्यारे तरीके से बनाइए। प्रीवियस ईयर की जो आपको कट ऑफ्स हैं वो तो हम वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, आपको आइडिया लग जाता है कि लास्ट ईयर जो है वो ये कट ऑफ आप लोगों की गई थी, पर क्या वही कट ऑफ इस साल रिपीट होती है? ऐसा नहीं होता। हर साल जो है बच्चों की परफॉर्मेंस अलग होती है। भाई पिछले साल जो है वो मेरे ख्याल से 242 के आसपास इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट था, ठीक है। इस बार बच्चों ने 245 244 फोड़े, 250 भी बच्चों के निकले। तो ये भी तो मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है ना, कट ऑफ जो है वो आगे जाएगी आप लोगों की। तो इन सब चीज़ों का आपको जो है वो खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपकी सिख माइनॉरिटी की। तो सिख माइनॉरिटी के अंदर बेटा देखो, आपका श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, आपका खालसा कॉलेज हो गया, ठीक है। ये 2-3 कॉलेजेस है जहाँ पे सिख माइनॉरिटी के आप लोगों के जो है वो क्या कहते हैं, आपको कोटा मिलता है। ऐसे आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 2 माइनॉरिटीज़ के आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिख माइनॉरिटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप आपके घर के नियर बाय जो भी गुरुद्वारा है, आप वहाँ पे जाइएगा, आपका जो है एक सर्टिफिकेट बन जाता है। सिमिलरली जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने घर के पास जो चर्च है वहाँ पे आपको जाइएगा, आपको एक जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर उसके बाद जब आपकी कॉलेज क्वेरी रेज करता है या आप वहाँ पे जो है माइनॉरिटी के अंदर ओके करते हो, तो एंड के अंदर आपसे वो डॉक्यूमेंट जो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहता है फेज़ 1 के अंदर ही, ठीक है। तो वो आप वहाँ पर अपलोड कर दोगे और आपको डेफिनेटली फिर जो है वो बेनिफिट उसका मिलता ही मिलता है। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। AREEBHUPII, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे का जो है रिप्लाई आप लोगों को कर दूं, बट स्टिल यार देखो, मैं बहुत है ना क्रिस्टल क्लियर तरीके से चलता हूँ। हर बच्चे का रिप्लाई हो पाना वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा जाते हैं। स्टिल मैं दिन के अंदर आराम से जो है 2, 2.5, 3 घंटे भी निकाल के बैठता हूँ, मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर बच्चों के करता हूँ। जितने मेरे हाथ में आते हैं उतने डाउट्स मैं क्लियर ज़रूर करता हूँ, और मुझे उम्मीद है मैं आपका भी डाउट क्लियर कर पाऊंगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक, टू द पॉइंट, जेन्युइन वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।